हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही है हमारे केमिकल काइनेटिक्स पर और इस बार हम लोग थोड़ा आर्हेनियस इक्वेशन को कैच करने की कोशिश करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन करता क्या है? हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन के रेट को जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ता है। जब हम लोगों ने फैक्टर्स की बात करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, तो वहां पर ये तुम्हें समझाया था। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अगर इसे मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन चाहिए और वही इक्वेशन जो है आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन पर आने से पहले हम लोग एक चीज समझे। हम लोग जानते हैं कि रेट बराबर कांस्टेंट k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, कुछ ऐसा हम लोग रेट लॉ लिखते हैं। इस रेट लॉ का कहना है कि a का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ सकता है, b का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ सकता है। मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट बढ़ता है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तब रेट बढ़ेगा, वो मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें तो कहीं टेम्परेचर है ही नहीं, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ सकता है? तो आंसर है कि जब तुम टेम्परेचर जब बढ़ाओगे इस के का वैल्यू बदल जाएगा। जितनी बार तुम टेम्परेचर चेंज करोगे के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जो रेट कांस्टेंट के है वो तभी तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर तुमने फिक्स कर रखा है। तुमने इधर टेम्परेचर बदला, इधर के का वैल्यू बदला, टेम्परेचर बढ़ाया, के का वैल्यू बढ़ा दिया। के का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर डेफिनेटली रेट तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो इस चीज को अच्छी तरह से माइंड में रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ता है और के का वैल्यू बढ़ने से रेट बढ़ जाता है। अब के का वैल्यू कितना चेंज होगा? So that is the Arrhenius equation. K is equal to A into e to the power minus EA by RT. ये है अपना Arrhenius equation, इसे हम लोग कहते हैं। और इस इक्वेशन में K वही है, अपना रेट कांस्टेंट है। A को हम लोग प्री आर्हेनियस फैक्टर कहते हैं, कभी कभी इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये भी जो है कांस्टेंट रहने वाला चीज है। धीरे धीरे तुम समझोगे ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हम उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। लेट अस मेक इट कांस्टेंट। क्वेश्चंस में से कांस्टेंट की तरह से हम लोग डील करेंगे। हालांकि ये भी समय के साथ बदलेगा, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, वो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। प्री आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर इसे तुम जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हो, ठीक। तो इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जितनी बार टकराएंगे उतना ज्यादा फैक्टर हाई होगा, जितनी कम टकराएंगे फैक्टर उतना कम होगा। और ई जो है ये तो एक्सपोनेंशियल होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, मैथ वाले बच्चे समझ जाते हैं। बायो वाले बच्चे थोड़ा मेरी तरह से देर से समझते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा रखते हैं कि ई इज इक्वल टू 2.718 और पता नहीं क्या क्या आगे होता है। इसको कहीं में इस्तेमाल नहीं करना, बस ऐसे तुम्हारे दिमाग में जो वो कीड़ा एक चलता रहता है उसको शांत करने के लिए हमने बता दिया कि ई का वैल्यू ऐसा ऐसा होता है, हमें कहीं इसको यूज नहीं करना है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, याद होगा ही तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। वो एनर्जी वाला बैरियर, एनर्जी वाला पहाड़। एनर्जी बैरियर जितना ऊंचा रहेगा रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो इस इक्वेशन से भी तुम देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब, चूंकि माइनस में चल रहा है इसीलिए के का वैल्यू कम हो जाएगा। ये बढ़ाओगे ये घट जाएगा, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट छोटा हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट जब छोटा हो जाएगा तो रेट भी अपने आप छोटा हो जाता है। फिलहाल हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे। टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंस है, टेम्परेचर पर किस तरह का डिपेंडेंस है। तो अगर ये माइनस न होता तो ठीक, इस माइनस को काटो थोड़ी देर के लिए। टी क्या है? डिनोमिनेटर में है, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो जब तुम इसको बड़ा करोगे, जैसे जैसे तुम बड़ा करोगे ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी और के का वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे टी को बड़ा करोगे के छोटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है सब कुछ रिवर्स कर देगा। तो अब तुम टी को बड़ा करोगे तो के का वैल्यू भी बड़ा होगा, ठीक। इसके लिए काफी मैथमेटिकल आई चाहिए, आंखों में थोड़ा मैथमेटिक्स होना चाहिए, मेरे समझाने से तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ा सोचना अपने से, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कुछ दिनों तक याद रखोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे
कोई ना कोई दिन आएगा जब तुम्हारी भी जो आंखें खुलेंगी तुम भी समझ जाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाया, के का वैल्यू बढ़ गया, ठीक। इसी इक्वेशन को हम चेंज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा आसानी से दिख जाए। टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, के का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, टी जो है टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर, ठीक, केल्विन स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, तुम जानते ही हो गैस कांस्टेंट को, तो फिर क्या कहना। और इस इक्वेशन को अगर हमको इससे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर काम करना है, तो हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो एक तरफ हो जाएगा लॉग ऑफ के, और नेचुरल मतलब उसका जो बेस है वही ई, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे ना। और दूसरे साइड में अगेन नेचुरल लॉग ऑफ होल थिंग्स a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। नेचुरल लॉग को बहुत बार एल एन लिख देते हैं, एल मतलब लॉग, एन मतलब नेचुरल। तो एल एन के लिख दिया जाता है बुक्स में कि एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस इक्वेशन का भी सेम सिग्निफिकेंस है, दोनों इक्वेशंस में कोई अंतर नहीं है ना। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा साइड में कर दें क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा है काम करने में। ओके, इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग के लिए, इफ यू हैव लॉग m इंटू एन, तो हम इसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। तो वही चीज यहां करें, m इंटू एन के फॉर्म में है, उसको हम दो पार्ट में तोड़ ले, लॉग ऑफ a विद बेस e प्लस log of this much e to the power minus e a by r t। और यहां पर हमारे अंदर एक और समझ होनी चाहिए कि अगर हम log x के पावर y सॉल्व कर रहे हैं और इसका बेस भी x है, ये दोनों मैच कर जाते हैं, तो ये सब कटा दो, खत्म करो, आंसर बचेगा y। इसी तरह से अगर तुम log 10 के पावर 5 सॉल्व कर रहे हो, यहां भी 10 है, तो सब 10 log वगैरह सब खत्म, बचेगा 5। तो वही चीज अगर यहां पर तुम फील करो तो इसका बेस तो एक्सपोनेंशियल है, तो ये सब कटा और यही बचेगा, तो ये हो जाएगा log a विद बेस e माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन का अब थोड़ा जो है log वाला फॉर्म हो गया, log के विद बेस e। इससे हम लोग कुछ ग्राफ वगैरह भी प्लॉट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इससे न्यूमेरिकल्स भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए अभी भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो बेस है उसको चेंज करेंगे, तो बेस को चेंज करेंगे तो ई की जगह 10 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसको हम और भी मॉडिफाई करना चाहे न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो 2.303 लॉग के विद बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए विद बेस 10 माइनस ई ए बाई आर टी। अब जो है न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन पूरी तरह से रेडी है। अब तुम्हें मान लो टेम्परेचर दे दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है और सब कुछ दे दिया, तो तुम के का वैल्यू निकाल सकते हो कि किसी गिवन टेम्परेचर पर के का वैल्यू जो है क्या होगा। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। ऊपर वाले इक्वेशन को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। ये इक्वेशन तुमने बनाया है, इससे हम कभी कभी ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें, हम लोगों ने पिछले पार्ट में ग्राफ प्लॉट करना सीखा है, तो फिर से कुछ वैसा ही कारनामा, फिर से इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा इक्वेशन क्या है, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। बदलने वाली चीजें क्या क्या है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 1/t, इसको सेपरेट कर दिया जाए। बदलने वाली चीजें क्या है, टेम्परेचर बदलेगा तो ये रेट कांस्टेंट बदलेगा, मतलब 1/t एक वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया। ये हो गया mx, ठीक, ये हो गया c और ये हो गया y। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो साफ साफ देख सकते हैं x की जगह 1/t है, x एक्सिस पर तुम रख दो 1/t को, y की जगह log के है तो इस एक्सिस पर log ऑफ k रख दो, और c का वैल्यू पॉजिटिव चल रहा है, मतलब ग्राफ कहीं ऊपर से शुरू होगा। स्लोप का वैल्यू माइनस ई ए बाई आर है, निगेटिव है, तो ग्राफ जो इस तरह से जाएगा, जो कि ये बताता है कि 1/t जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे log k का वैल्यू घटता चला जाएगा।
और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे तुम ऐसे मार्क कर दो कि यहां से यहां तक की जो दूरी है दैट इज log a के बराबर है। स्लोप को मार्क कर दो, जो स्लोप है वो माइनस EA/r के बराबर है। तो यहां से तुम इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। फिर एक और काम हम लोग करेंगे। सपोज हमारा इक्वेशन जो है k बराबर a इंटू ई टू दी पावर माइनस EA/RT। हम लोग टेम्परेचर T1 रखें तो ये K1 हो जाएगा, और हम लोग इसी तरह से दोबारा फिर से लिख लें माइनस EA/RT2। टेम्परेचर T2 किया और ये K2 हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, ये A का जो है लफड़ा खत्म हो जाएगा, A से A कट जाएगा और इधर बचेगा K1/K2 बराबर E के पावर, ये ऊपर एक क्वांटिटी है, चलो हम कह देते हैं ये माइनस x है। नीचे भी एक क्वांटिटी हम लोग कह देते हैं ये माइनस y है। हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, इतना बड़ा बार बार लिखना ना पड़े। e के पावर माइनस x और e के पावर माइनस y। जब हम लोग पहले क्या करें, हम लोग इसको ऐसे उल्टा कर दे पूरा का पूरा, तो K2/K1 इक्वल टू e के पावर माइनस y अपॉन e के पावर माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हो। अब एक काम और करो, इसको ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा e के पावर माइनस y इंटू e के पावर प्लस x, और दोनों का बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाता है, तो e के पावर माइनस y प्लस x, या फिर तुम इसी को लिख सकते हो e के पावर x माइनस y। तो K2/K1 कितना आ गया, e के पावर x माइनस y। दोनों साइड का नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग, इधर का नेचुरल लॉग लोगे तो log K2/K1 विद बेस e इज इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस y विद बेस e। अब ये जैसे ही बेस मैच करेगा ये सब कट के खत्म हो जाएगा और इधर बचेगा जस्ट x माइनस y। तो log K2/K1 इज इक्वल टू x माइनस y, और x माइनस y में जो x और y का वैल्यू ऊपर हम लोगों ने जो अज्यूम किया था उसको वापस फिर से रिप्लेस कर दे। तो x की जगह क्या था, माइनस EA/RT1 था, और y की जगह क्या था, माइनस नहीं था, माइनस को हमने छोड़ दिया था ना, एक बार फिर से देख सकते हो ऊपर से, माइनस को हमने माइनस की जगह छोड़ दिया है। ये EA/RT1 ये जो है x की जगह है, और EA/RT2 जो है वो y की जगह है, तो माइनस को हमने यहाँ गलती से लिख दिया है, माइनस नहीं रहेगा, इसे हटा देते हैं हम लोग। x की जगह पर क्या है, EA/RT1, और माइनस y की जगह पर क्या है, EA/RT2। EA/R को कॉमन ले लो, EA डिवाइडेड बाई R विद इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेशन लगभग कर सकते हैं, बस एक छोटा सा काम करना होगा। इसका बेस E है तो इसको ऐसे लिख लो 2.303 log K2/K1 with base 10 that is equal to EA/R into 1/T1 minus 1/T2, या फिर तुम इसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो log K2/K1 with base 10 is equal to EA/2.303 into R, और विद इन ब्रैकेट्स 1/T1 माइनस 1/T2। तो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर T1 और T2 पर रेट कांस्टेंट K1 और K2 के वैल्यू मिल जाए तो उसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं। उसकी मदद से हम लोग बड़े ही आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक बेहद सिंपल सिचुएशन हम सामने लाए, हम लोग कह देते हैं कि चलो हमने जो है टेम्परेचर 400 केल्विन से 500 केल्विन कर दिया, और ऐसा करने पर रेट कांस्टेंट जो K1 का वैल्यू है, K1 का वैल्यू जो भी था, चलो मान लेते हैं वो कुछ XYZ कुछ रहा होगा,
और अब वो बढ़ करके K2 जो है वो 1000x हो गया, मतलब ये 1000 टाइम्स ऊंचा हो गया। टेम्परेचर बढ़ाया, वो ऊंचा होता चला गया। इसको तुमने 100 डिग्री बढ़ाया, ये 1000 गुना ऊंचा हो गया। तो अब तुम यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल करके मेरे को दिखाओ। तो K2 की जगह 1000x रख दो, K1 की जगह x रख दो, तो हो जाएगा log 1000x अपॉन x इज इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू R 1 बाई T1 मतलब लोअर टेम्परेचर 400 माइनस 500। सॉल्व कर दो इसको, यहां से x से x कट जाएगा। log 1000 का वैल्यू हम लोग पीछे देखे थे, log 1000, तो इसमें 1 2 3 जीरो आ जाए, आंसर 3 आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू EA बाई 2.303, इसमें से 100 कॉमन ले लो, तो इंटू 1/100 नीचे कॉमन हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5। सॉल्व कर लो, 5 गुणे 4 20, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो 1/20 मल्टीप्लाइड, ये सारा चीज ऐसे ही उतार दो। तो EA बाई 2.303 इंटू 100 इक्वल टू 3, और यहां से तुम इसमें R भी है ना, R छूट गया लगता है, R भी इसी में था, इसी में R भी शामिल है। तो यहां से निकालोगे तो EA का जो वैल्यू आएगा, EA 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2.303 इंटू 100 इंटू R। अब R का वैल्यू तुम जिस यूनिट में रखोगे, आंसर भी फाइनली उसी यूनिट में चलता चला आएगा। ठीक, मतलब कुछ यूनिट्स कैंसिल भी होंगे, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर था तो टेम्परेचर से कुछ चीजें कैंसिल भी होंगी। तो EA का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 2.303 इंटू 100। R का चलो वैल्यू नियरली 2 कैलोरी वाला वैल्यू ले लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी होता है। R का यूनिट में पर केल्विन भी होता है, लेकिन ये केल्विन कट जाएगा क्योंकि इधर भी टेम्परेचर रखा था, इधर टेम्परेचर का यूनिट, इसका टेम्परेचर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा जो है कैलोरीज में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। तुम्हें जूल में चाहिए तो यहाँ पर R का वैल्यू जूल में रखना। तुम्हें पता है ना, R के 2-3 वैल्यूज होते हैं, स्पेशली इस सिचुएशन में R के 2 वैल्यूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर नियरली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अगर इसको रखते हो तो आंसर भी तुम्हारा कैलोरी में आएगा, इसको रखते हो तो आंसर तुम्हारा जूल में आएगा। तो इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन को मॉडिफाई कर करके हमने दूसरा इक्वेशन बना डाला, वो भी आर्हेनियस इक्वेशन का ही पार्ट है। उसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट इतना बढ़ रहा है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। हमने यही कहा था ना कि टेम्परेचर को जब तुम, कहां चला गया, ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक, टेम्परेचर को 400 से 500 केल्विन कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट 1000 गुना ऊंचा हो जा रहा है, या रिएक्शन का रेट 1000 गुना ऊंचा हो जा रहा है, ऐसा भी कह दिया जाए तो वही मतलब है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 1000 गुना ऊंचा हो जा रहा है, या फिर रिएक्शन का रेट 1000 गुना ऊंचा हो जा रहा है, बात एक ही है। दोनों सिचुएशन में रेट कांस्टेंट को ही डील करेंगे। तो log K2 बाई K1 और इधर T1 T2 रखा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, सॉल्व करते चले गए, वो भी हमने तुम्हें करके दिखा दिया। और सॉल्व करते कराते फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो है कैलोरीज पर मोल में कुछ इस तरह का तुम्हें दिखाई पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हमने सीखा, छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी किए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।